बच्चों, आपका आपके अपने YouTube चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। आज हम आपके लिए इकोनॉमिक्स का चैप्टर लेकर आए हैं, 12th क्लास का सरकारी बजट तथा अर्थव्यवस्था। बच्चों, इस चैप्टर का मैंने एक वीडियो और शॉर्ट मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन का बनाया है। ये उसका दूसरा पार्ट है। बच्चों, मुझे उम्मीद है और मैंने जिस तरीके से इस दोनों वीडियो को तैयार किया है तो आपका 12th क्लास में कोई भी क्वेश्चन जो शॉर्ट मल्टीपल चॉइस बन सकता था वो मैंने इस चैप्टर से बना दिया है। ठीक है, चलिए शुरू कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन है बच्चों, भारत सरकार के बजट में राजस्व व्यय की महत्वपूर्ण मदें कौन कौन सी हैं? ए, ब्याज का भुगतान। बी, आर्थिक सहायता पर व्यय। व्यय कहते हैं बच्चों खर्च को। प्रतिरक्षा पर व्यय। और उपरोक्त तीनों। बच्चों, सही आंसर है उपरोक्त तीनों। राजस्व व्यय से आप क्या समझते हैं? यह व्यय सरकार के लिए परिसंपत्ति का निर्माण नहीं करती। यह व्यय सरकार की देयता को कम नहीं करती। उपरोक्त दोनों में से कोई नहीं। बच्चों, सही आंसर है सी, उपरोक्त दोनों। अब इसकी बच्चों डेफिनेशन समझ लेंगे। राजस्व व्यय से अभिप्राय सरकार द्वारा एक वित्तीय वर्ष में किए जाने वाले उन अनुमानित खर्च से है जिनके कारण न तो सरकार की कोई परिसंपत्ति का निर्माण होता न देयता कम होती है। अगला क्वेश्चन है बच्चों, भारत सरकार के बजट में पूंजीगत व्यय की महत्वपूर्ण मदें कौन कौन सी हैं? पहला, भूमि और भवनों का पर व्यय, जमीन खरीदना और भवनों का निर्माण करना, मशीनरी तरह उपकरणों का उपयोग पर खर्च करना, केंद्र सरकार द्वारा राज्य सरकारों और राज्य निगमों को दिया जाने वाला ऋण। डी, उपरोक्त तीनों। बच्चों, सही आंसर है डी, उपरोक्त तीनों। पूंजीगत व्यय से आप क्या समझते हैं? यह व्यय सरकार की परिसंपत्ति का निर्माण करता है। बी, यह व्यय सरकार की देयता कम करता है। सी, उपरोक्त दोनों में से कोई नहीं। बच्चों, इसका सही आंसर है सी, उपरोक्त दोनों। बच्चों, पूंजीगत व्यय सरकार की परिसंपत्तियों का निर्माण करता है। जैसे ज़मीन खरीदेंगे तो सरकार की प्रॉपर्टी बढ़ेगी, भवनों का निर्माण करेंगे सरकार की प्रॉपर्टी बढ़ेगी, मशीनरी उपकरण खरीदेंगे तो सरकार की प्रॉपर्टी बढ़ेगी। यह व्यय सरकार की देयता कम कर देती है। देयता कैसे कम कर देती है? अगर किसी वजह से हमारे पे पहला कोई उधार था और हमने किसी को वो उधार दे दिया तो ऋण कम हो गया हमारे ऊपर। इसी तरीके से सरकार ने जो उधार ले रखा है अगर उस उधार के पैसे को दे देंगे तो उसे हम पूंजीगत व्यय कहते हैं, क्योंकि जब वो उधार का पैसा दे दिया तो उससे क्या हुआ, उससे उसकी देयता कम हुई। लेकिन यहाँ पर एक बात और समझनी है, अगर सरकार ब्याज का जो पैसा देते हैं जो ब्याज पर बना है तो उससे सरकार की देयता तो कम हुई नहीं, जितनी देयता थी वो बनी हुई है, तो उसे हम पूंजीगत व्यय में शामिल नहीं करते। तो अब इसकी डेफिनेशन देख लेंगे। बच्चों, पूंजीगत व्यय का अर्थ है एक वित्तीय वर्ष में, वित्तीय वर्ष मैंने बताया था 1 अप्रैल से 31 मार्च तक, सरकार के उस अनुमानित व्यय से है जो या तो परिसंपत्ति में वृद्धि करता है या देयता कम करता है। इसके अलावा बच्चों, विकास व्यय, विकास पर होने वाला खर्च, वह व्यय है जो सरकार की संवृद्धि और विकास की क्रियाओं से संबंधित है। ये कैसा खर्च है? सरकार की संवृद्धि से और विकास क्रियाओं से संबंधित है। इसके अंतर्गत शिक्षा, चिकित्सा, उद्योग, कृषि, यातायात, सड़कों, नहरों, ग्रामीण विकास, जल, बिजली आदि पर किया जाने वाले खर्च की धनराशि को शामिल किया जाता है। अब बच्चों, अगला क्वेश्चन है, विकास व्यय की प्रमुख मदें कौन सी हैं? ए, योजना व्यय जो सरकार के विभागों उद्यमों पर किया जाता है जैसे रेलवे, डाक तार। दूसरा, योजना व्यय जो सरकार के विभागीय उद्यमों पर किया जाता है जैसे एयर इंडिया और इंडियन एयरलाइन के विकास के लिए। सी, गैर विभागीय उद्यमों को सरकार द्वारा दिया गया ऋण। डी, उपरोक्त तीनों। बच्चों, इसका सही आंसर है डी, उपरोक्त तीनों। विकासेतर व्यय निम्नलिखित मदें शामिल की जाती हैं। बच्चों, विकासेतर मदें में कौन कौन सी मदें शामिल की जाती हैं? देश की सुरक्षा पर व्यय, ब्याज के भुगतान हेतु व्यय, करों के एकत्रित करने पर व्यय। डी, उपरोक्त तीनों। बच्चों, सही आंसर है डी, उपरोक्त तीनों। अब बच्चों, विकासेतर व्यय को समझ लेंगे। इसके अलावा ये तीन जो हैं, देश की सुरक्षा पर व्यय, ब्याज के भुगतान पर व्यय, करों को एकत्रित करने पे यानी इकट्ठा करने पर होने वाला खर्च, इसके अलावा विकासेतर उद्देश्य के लिए किया जाने वाला ऋण तथा समाज के निर्धन वर्ग के लिए
लाभ हेतु अनाज और मोटे कपड़े पर जो आर्थिक सहायता यानी सब्सिडी दी जाती है, ये भी शामिल की जाती है। अब बच्चों, विकासेतर वह व्यय है जो सरकार की विकासेतर क्रियाओं से संबंधित है। जैसे कौन सी क्रियाएं विकासेतर? जैसे प्रशासन, पुलिस, सेना, कानून तथा व्यवस्था, करों को इकट्ठा करना, ऋणों पर ब्याज, वृद्धा पेंशन आदि पर किया जाने वाला जो खर्च है बच्चों, ये विकासेतर व्यय के अंतर्गत आता है। अगला क्वेश्चन है बच्चों, योजना व्यय निम्न में से क्या है? ए, योजनाबद्ध विकास कार्यक्रमों को पूरा करने पर किया गया खर्च, आर्थिक समृद्धि को प्राप्त करने पर किया गया खर्च, सरकारी उद्यमों के पुनर्निर्माण पर किया गया खर्च, डी उपरोक्त तीनों। सही आंसर है बच्चों ए, योजनाबद्ध विकास कार्यक्रमों को पूरा करने पर जो खर्च किया जाता है बच्चों, उसे योजना व्यय कहते हैं। अब इसके बारे में भी पढ़ लेंगे। योजना व्यय से अभिप्राय सरकार के उस व्यय से है जो योजनाबद्ध विकास कार्यक्रमों को पूरा करने के लिए सरकार द्वारा किया जाता है। इसका अंतर्गत सरकार या योजना आयोग द्वारा किया गया उपभोग और निवेश दोनों प्रकार के खर्चों को शामिल किया जाता है। बच्चों मैं आप बता दूं, योजना आयोग की जगह अब नीति आयोग हो गया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है बच्चों, योजनेतर व्यय निम्न में से क्या है? योजना के अलावा एक तो हमारा प्री प्लान खर्च है, जैसा सरकार ने 5 साल के लिए 1 साल के लिए प्लान किया, ये खर्च है। लेकिन योजनेतर योजना के अलावा क्या खर्च है? तो पहले बनी योजनाओं पर किया जाने वाला खर्च, नई योजनाओं पर किया जाने वाला खर्च, सी अचानक से आय खर्च का व्यय, और उपरोक्त में से कोई नहीं। बच्चों सही आंसर है सी, अचानक से आया खर्च। बच्चों मैं आपसे बता दूं, कई खर्च ऐसे होते हैं जो बिल्कुल देश पर अचानक से आ जाते हैं, जैसा भूकंप का आना, इसके अलावा बाढ़ का आ जाना। उन पर जो खर्च किया जाता है, उन्हें रोकने के लिए जो बांधों का निर्माण कराना पड़ता है अचानक, ये जो है योजनेतर व्यय होते हैं। बच्चों योजनेतर व्यय से अभिप्राय सरकार के उस व्यय से है जो योजनात्मक विकास संबंधी कार्यक्रमों के अलावा अन्य कार्यों के लिए किया जाता है। इसमें सरकार के उपभोग, निवेश व्यय दोनों शामिल किए जाते हैं। उदाहरण के लिए भूकंप पीड़ितों के अनाज तथा गृह निर्माण के लिए दी जाने वाली राहत। अब बच्चों कुल सरकारी व्यय क्या होता है? राजस्व व्यय को और पूंजीगत व्यय को जोड़ दो जब भी कुल सरकारी व्यय आ जाता है। कुल सरकारी व्यय, योजना व्यय और योजनोत्तर व्यय को जोड़ दो जब भी कुल सरकारी व्यय आ जाएगा, और विकास व्यय और विकासेतर व्यय को जोड़ दो तब भी सरकारी व्यय प्राप्त हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, बजट घाटे में कौन कौन सी मदें शामिल होती हैं? ए राजस्व घाटा, बी राजकोषीय घाटा, सी प्राथमिक घाटा, डी उपरोक्त तीनों। बच्चों इसका सही आंसर है डी, उपरोक्त तीनों। बच्चों मैं आपसे बता दूं, बजट घाटे में राजस्व घाटा भी शामिल किया जाता है, राजकोषीय घाटा भी शामिल किया जाता है, प्राथमिक घाटा भी शामिल किया जाता है, और उपरोक्त तीनों। सही आंसर इसका है। राजस्व घाटे से क्या अभिप्राय है? राजस्व घाटा राजस्व व्यय का राजस्व प्राप्तियों से अधिकता है, यानी कि राजस्व घाटा राजस्व व्यय यानी कि राजस्व में से जो खर्चा किया है और राजस्व प्राप्तियां जो राजस्व को मिला है उसका ज़्यादा होना। दूसरा, राजस्व प्राप्तियों का राजस्व घाटे से पर अधिकता। उपरोक्त दोनों में से कोई नहीं। बच्चों इसका सही आंसर है राजस्व घाटा क्या होता है? बराबर होता है जब राजस्व व्यय राजस्व प्राप्तियों से ज़्यादा होता है, यानी कि जो खर्चा है वो आय से ज़्यादा होता है, इसे बच्चों हम राजस्व घाटा कहते हैं। अब बच्चों राजकोषीय घाटे में क्या शामिल किया जाता है? ए बजट व्यय और कुल व्यय, उधार छोड़कर प्राप्तियां, सी उपरोक्त दोनों, डी दोनों में से कोई नहीं। बच्चों इसका सही आंसर है सी, उपरोक्त दोनों। राजकोषीय घाटे का संबंध सरकार के राजस्व तथा पूंजीगत दोनों प्रकार के व्ययों तथा राजस्व और उधार छोड़कर बाकी पूंजीगत प्राप्तियों से है। अब बच्चों राजकोषीय घाटा निम्न में से क्या है? क्या नुकसान करता है राजकोषीय घाटा? मुद्रास्फीति उत्पन्न करता है, बी विदेशों पर निर्भरता बढ़ाता है, सी ऋणों में कई गुना वृद्धि करता है, डी उपरोक्त तीनों। बच्चों इसका सही आंसर है
डी उपरोक्त तीनों। जब बच्चों राजस्व घाटा होता है तो सरकार रिजर्व बैंक से कहती है कि मुझे ऋण दे दो, और वो ट्रेजडी बिल जो होते हैं वो रिजर्व बैंक के पास रख देती है। रिजर्व बैंक ज़्यादा नोट छापता है, जिससे बाजार में मुद्रास्फीति की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। दूसरा है विदेशों पर निर्भरता बढ़ जाती है, क्योंकि ऐसी स्थिति में हमें क्या करना होगा, विदेशों से उधार लेना पड़ेगा, और जब हम विदेशों से उधार लेंगे तो हमारी जो विदेशों पर निर्भरता बढ़ती जाएगी। ऋणों में कई गुना वृद्धि करता है। बच्चों, जब राजकोषीय घाटा लगातार होता जाता है तो देश पर ऋणों की कई गुना वृद्धि होती जाती है। तो इसका मतलब यह है कि डी उपरोक्त तीनों सही है। इसके अलावा भी ये भावी पीढ़ी पर वित्तीय भार बढ़ा देता है, क्योंकि आपको पता है कि जो हमारे पास आज उधार हम ले रहे हैं या सरकार के पास उधार लिया जा रहा है, तो ये आने वाले समय में आने वाली पीढ़ियों को भुगतान करना पड़ेगा। सरकार किसी भी तरीके से इस पैसे को जनता से ही वसूल करेगी। प्राथमिक घाटे का क्या अर्थ है? ए, राजकोषीय घाटा तथा भुगतान किए जाने वाले ब्याज का अंतर। राजकोषीय घाटा जमा विदेशी आय, उपरोक्त दोनों में से कोई नहीं। बच्चों, इसका सही आंसर है ए। तो जो हमारा प्राथमिक घाटा राजकोषीय घाटा तथा भुगतान किए गए ब्याज का अंतर है। अब बच्चों, प्राथमिक घाटे के बारे में कुछ डिटेल से समझ लेंगे। प्राथमिक घाटा राजकोषीय घाटा तथा भुगतान किए जाने वाले ब्याज का अंतर है। यानी कि प्राथमिक घाटे का अर्थ है सरकार को केवल इसलिए ऋण लेना पड़ता है ताकि वह अपने ब्याज के भुगतान के दायित्व को पूरा कर सके, यानी कि जो उस पर ब्याज बैठा है उस ब्याज को चुका दे, और इस दायित्व के अलावा वह किसी अन्य देय के लिए वर्तमान ऋण में कोई वृद्धि नहीं कर रहा होता है। यानी कि और कोई ऋण नहीं ले रहा है, बस जो उस पर ब्याज चढ़ा है उसके लिए उसे उधार लेना पड़ रहा है। बजटीय घाटे को नियंत्रित करने के क्या उपाय हैं? ए, सरकारी खर्च को कम करना। बी, सरकारी प्राप्तियां बढ़ाना। सी, कर तथा निवेश करना। डी, उपरोक्त तीनों। बच्चों, इसका सही आंसर है डी, उपरोक्त तीनों। बच्चों, अगर बजटीय घाटे को कंट्रोल करना है तो सरकार को क्या करना पड़ेगा? सरकार को जो अपने खर्चे हैं उनमें कमी करनी पड़ेगी, और ऐसे जो खर्चे गैर ज़रूरी हैं उनमें कटौती करे। सरकार को प्राप्तियों में बढ़ाना पड़ेगा, ऐसे ऐसे रिसोर्स पैदा करने पड़ेंगे जिससे सरकार की आय बढ़े। इसके अलावा टैक्स की वृद्धि कर सकते हैं सरकार, और विनिवेश कर सकती है। बच्चों, विनिवेश निवेश का उल्टा है। इसका मतलब यह है जो पहले से सरकार के पास परिसंपत्तियां हैं उन्हें बेच सकती है या उनके शेयरों को बेच सकती है। तो आंसर है बच्चों डी, इसका उपरोक्त तीनों। निम्नलिखित बजट निम्न में से क्या है? सरकार की आय तथा खर्च दोनों बराबर होंगे। संतुलित बजट निम्न में से क्या है? सरकार की आय तथा सरकार खर्च दोनों बराबर होंगे। सरकार की आय खर्च से कम होगी। सरकार की आय खर्च से अधिक होगी। उपरोक्त में से कोई नहीं। बच्चों, संतुलित बजट जब होता है जब सरकार की आय और व्यय दोनों बराबर होते हैं, इसलिए ए आंसर ठीक है। अब बच्चों, अगला क्वेश्चन है असंतुलित बजट से क्या अभिप्राय है? सरकार की अनुमानित आय तथा सरकार के अनुमानित व्यय में अंतर। बी, सरकार की आय तथा व्यय दोनों बराबर होते हैं। सी, उपरोक्त दोनों। डी, दोनों में से कोई नहीं। बच्चों, इसका सही आंसर है ए। असंतुलित बजट जब होता है जब सरकार की अनुमानित आय और सरकार की अनुमानित व्यय में अंतर होता है। ऐसे बजट को हम असंतुलित बजट कहते हैं। अब बच्चों, अगला क्वेश्चन है बजट के घाटे को पूरा करने के निम्न में से क्या उपाय हो सकते हैं? ए, मौद्रिक विस्तार। बी, जनता से उधार लेकर। सी, विनिवेश करके। डी, उपरोक्त तीनों। बच्चों, इसका आंसर है डी, उपरोक्त तीनों। बच्चों, बजट के घाटे को पूरा करने के लिए निम्न उपाय किए जा सकते हैं। जैसे पहला उपाय मैंने आपको बताया, मौद्रिक विस्तार करके। मौद्रिक विस्तार का मतलब है मुद्रा की अधिक छपाई करके। दूसरा, जनता से उधार ले लो। तीसरा, विनिवेश करके। और डी, उपरोक्त तीनों। बच्चों, इसका सही आंसर है डी, उपरोक्त तीनों। बच्चों, जैसा मैं आपसे बता रहा हूँ कि मैं लगातार इकोनॉमिक्स की तो डेली एक दिन 11th और एक दिन 12th, उसके अलावा NCERT की पॉलिटिकल साइंस, ज्योग्राफी